लाल दुपट्टा भाग 1। हेलो दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और आज ये नई कहानी है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मुंबई शहर की रहने वाली थी। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी। मेरा नाम स्वाति है। एक दिन मेरे पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मैं एकदम अकेली हो गई क्योंकि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पापा ने मेरे नाम से राजस्थान के एक छोटे से गांव में मेरे लिए एक बड़ी हवेली ली थी। वो चाहते थे कि मेरी शादी में वो मुझे एक तोहफे के रूप में दें, मगर अफ़सोस उनकी ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। बस आज मुझे उस हवेली में रहने के लिए जाना है, वो भी अकेले। मैं उस हवेली के पास पहुंचने ही वाली थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे साथ कोई चल रहा है। और जब मैंने उस हवेली में कदम रखा तो मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई रूह मेरे साथ हो। इन सब बातों के परे मुझे गांव वालों का साथ अच्छा लगने लगा और फिर धीरे धीरे मैं वहाँ के लोगों से घुल मिल गई। मुझे गांव वालों का साथ अच्छा लगने लगा और मैं उन्हें अपना मानने लगी और इन सब के बीच मुझे एक शख्स से प्यार हो गया और उसके साथ मैं ज़िंदगी बिताने के सपने देखने लगी। जब मैंने उसे अपने दिल की बात कही तो उसने कहा, तुम मुझसे दूर हो जाओ, अगर तुम मेरे पास रहोगी तो वो तुम्हें मार डालेगी। मैंने कहा, वो कौन है जो मुझे मार डालेगी और क्यों मार डालेगी? मेरे लिए सवाल का जवाब दिए बगैर वो वहाँ से चला गया। तब से मैं उस बात को बार बार सोचने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई मुझे क्यों मारेगा। मैं ये बात पूछने के लिए सुरेश के घर गई। सुरेश उसका नाम है जिससे स्वाति प्यार करती है। वो बेचैन सी एक डर लिए आंखों में सुरेश के घर भागी भागी गई और उसने बार बार सवाल करने लगी कि वो कौन है जो मुझे मार देगी। लाख जिद करने पर आखिर सुरेश ने हार मान ली और उसे सब कुछ बताना पड़ा। सुरेश ने कहा, इस बात को पूरे 1 साल हो गए हैं। रंजना और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ साथ रंजना को एक और चीज़ प्यारी थी, लाल दुपट्टा। हाँ, लाल दुपट्टा उसके लिए उसी की पसंदीदा चीज़ थी। जब भी वो उदास होती तो मैं उसे लाल दुपट्टा देकर उसे मना लेता था। उसकी कुर्ती चाहे जिस रंग की भी हो, मगर दुपट्टा तो उसे लाल ही चाहिए था। हम लोग दोनों ने मिलकर बहुत सारे सपने सजाए थे। क्या सोचा था हमने। हमारे माँ-बाप भी इस रिश्ते से बहुत बेहद खुश थे। वो लोग हम दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से कराना चाहते थे, पर शायद भगवान को ये रिश्ता नहीं मंजूर था और एक झटके में सब कुछ बिखर गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, बस पंडित जी ने हमारी कुंडली मांगी तो पता चला रंजना मांगलिक है और जो भी उससे शादी करेगा वो मर जाएगा। मैं इन सब बातों को नहीं मानता था, लेकिन फिर भी हालातों के आगे मुझे मजबूर होना पड़ा। रंजना के साथ साथ मेरे माँ-बाप भी थे जिन्हें मैं खोना नहीं चाहता था, ना मेरे माँ-बाप मुझे, और इसीलिए मुझे रंजना से सारे रिश्ते तोड़ने पड़े और मेरी शादी कहीं और तय हो गई। रंजना मुझसे इस कदर प्यार करती थी कि उसके लिए मुझे भूलना नामुमकिन था। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी। आखिर अंत में उसने वही किया, उसने अपनी जान दे दी, वो भी उससे लिपट कर जिससे वो जान से भी ज़्यादा पसंद करती थी। अपने लाल दुपट्टे से लिपट कर उसने खुद को आग लगा ली। ये घटना उस दिन घटी जिस दिन मेरी शादी किसी और के साथ हो रही थी और यही सदमा वो बर्दाश्त ना कर पाई और हमेशा के लिए वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब मुझे यह खबर मिली तब मैं भागा भागा रंजना से मिलने गया। तब मेरी शादी की रस्म पूरी हो चुकी थी। रंजना ने मरते मरते सिर्फ एक बात कहा, तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते। मरने से पहले भी तुम मेरे थे और मरने के बाद भी तुम मेरे हो। याद रखना, अभी मैं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, मेरा शरीर मरा है, मेरी आत्मा नहीं। और ये सब उस हवेली में हुआ जिस हवेली की आज तुम मालकिन हो, जिसकी मालकिन पहले रंजना हुआ करती थी। रंजना के पिताजी ने उस हवेली को तुम्हारे पापा के हाथों बेच दिया और खुद जो कभी मालिक थे आज वो माली बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसकी बात किसी खंजर से कम नहीं थी जो मेरे सीने पर लगातार वार कर रही थी। सुरेश ने मुझे अपनी सारी दिल की बात बता दी। उसकी हर एक बात डर को बयां कर रही थी। मैं उसकी बात सुनकर सहम सी गई। फिर मैंने सुरेश से पूछा, फिर उसके बाद क्या हुआ? सुरेश ने बोला, होना क्या था, उसने मेरी एक एक करके सारी खुशियां खत्म कर दी। पहले उसने उस पंडित पंडित को मारा जिसने उसे मांगलिक बताया था। फिर उसने मेरी पत्नी को, मेरे माँ बाप तक को भी नहीं छोड़ा। मैंने गुस्से से उससे कहा, तुम क्या चाहती हो? अब और कितनी जाने लोगी? अब बंद करो ये मौत का खेल। एक काम करो, मुझे भी मार दो,
फिर उसने दोबारा कभी मुझसे बात नहीं की। मेरा एक छोटा भाई है जिसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ, वरना रंजना ने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। मैं कभी शादी ना करूँ यही चाहती है वो, और तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम जीना चाहती हो तो तुम मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। सुरेश की ये बातें सुनकर मैं बेहद निराश हो गई। फिर मुझे लगा शायद सुरेश ठीक कह रहा है और मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं वापस उस हवेली में गई और अपना सारा सामान पैक करने लगी। मैं जाने ही वाली थी कि रंजना के पिताजी ने मुझे रोक लिया और उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे जाने से सब कुछ सही हो जाएगा क्या? मेरी बेटी साथ जो हुआ सो हुआ, मगर तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। रुक जाओ बेटी, मत जाओ। ये कहकर बाबा ने मुझे ना जा चाहते हुए भी रोक लिया। मैंने बाबा से कहा, बाबा आपकी बातें सही हैं, मगर आपकी ही बेटी मुझे मारने को आतुर है। वो मुझे मार देगी बाबा, अगर मैं कुछ देर और यहाँ रुक गई तो मुझे जाने दीजिए बाबा। फिर बाबा ने कहा, बेटी समस्या कोई भी हो, कैसी भी हो, हमें ही उसका समाधान ढूंढना पड़ता है। और जो समस्या, वो तो मेरी खुद की बेटी है। तुम देखना बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। जाओ अपने कमरे में आराम करो। तुम काफ़ी थकी हुई लगती हो। ऐसा कहकर बाबा ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो वो हुआ जिसका अंदाज़ा शायद मैंने सपने में भी नहीं लगाया होगा। रंजना के पिताजी की मौत हो गई थी, वो भी पंखे से लटक कर। सब लोग यही कह रहे थे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, पर मैं जानती थी कि यह आत्महत्या नहीं है। सब कुछ मेरी आंखों के सामने था, फिर भी यह विश्वास करना मुश्किल था। यह खबर सुनकर सुरेश भी भागा भागा आया। वो मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रहा था और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उस अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया और मैं रोने लगी। इस समय रंजना मेरे पास आ गई और ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। उसकी हँसी सुन मानो मेरे कान के पर्दे फट जाएँगे। रंजना ने हँसते हुए मुझसे कहा, क्या हुआ स्वाति, तुम रो क्यों रही हो? कोई मर गया है क्या? अरे हाँ, मेरे बाप ने तो फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। बेचारा मेरा बाप तुम्हारी मदद करने को चला था, अब इस दुनिया से चला गया। उसकी बातें मानो सुई की तरह मुझे चुभ रही थी। मैंने उससे कहा, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम अपने ही बाप को मारकर इतना इतरा रही हो, मानो तुमने सारी खुशियाँ पा ली। ऐसा करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं काँपे? माना कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, मगर ये जो तुम्हारी आत्मा है, ये तो इस दुनिया में है ना? तुम्हें क्या दया नहीं आई? तुम कहती हो तुम्हारा प्यार सच्चा है, मगर जो लड़की अपने ही बाप को ही मार डाले, ऐसी लड़की का प्यार भला सच्चा कैसे हो सकता है? अच्छा हुआ जो तुमने खुद को आग लगा ली, वरना ऐसी हरकत अगर तुमने अपने जीते जी किया होता तो ये गांव वाले जलाकर तुम्हें राख कर देते। उनमें से एक मैं भी होती। रंजना ने मुझसे चिल्लाकर कहा, तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम मुझे हराना चाहती हो? अभी भी वक्त है, चली जाओ यहाँ से, वरना अब तुम्हारी बारी। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम्हारी लाश यहाँ टंगी हुई मिले, या फिर एक एक करके इन गांव वालों की भी। ऐसे कहकर वो वहाँ से चली गई। इतना सुनकर मेरे अंदर की सारी हिम्मत पस्त हो गई। मुझे कुछ हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, मगर गाँव वालों को नहीं, नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे जाते ही वो शांत हो जाएगी। मैं किसी और की जान जाते हुए अब नहीं देख सकती। मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रही थी, तभी मेरे पैर के नीचे कुछ आया। मैंने उसे अपने हाथ में उठाया तो वो एक डायरी थी।